हेलो प्यारे बच्चों। मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन रहा है हमेशा से रोटेशन का। जब जब मैंने रोटेशन टॉपिक पढ़ाया ना बच्चों, तब तब मैं इस वाले क्वेश्चन को डेफिनेटली अपने बच्चों को करवाता हूँ। क्यों है इतना फेवरेट बच्चों? क्योंकि ये मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। इसमें ऑलमोस्ट आपका मैकेनिक्स अच्छे खासा रिवाइज हो जाता है बच्चों। हर एक बारीकी से जो लगने वाले जो मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट है ना, उनका रिवीजन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है। रोटेशन मोशन का है। करते हैं बच्चों स्टार्ट, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक बात ध्यान रखना बच्चों, आपने एक बेसिक लेवल पे आपको रोटेशन आनी चाहिए, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। करना तो बहुत दूर की बात है, समझने के लिए भी ना एक कम से कम आपके बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट अच्छे होने जरूरी है। यहां पर लैंग्वेज जो है बच्चों इस क्वेश्चन की वो रीड करता हूं मैं। 1/4 लेंथ ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द रॉड स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट द एज। ये बच्चों 1/4 लेंथ है इस रॉड की, L/4 लेंथ यहां पर रखी हुई है और 3L/4 बच्चों ये हो जाएगा। और ये एज के अबाउट बच्चों रॉड जो है रोटेट करना स्टार्ट कर दी। एट एन एंगल थीटा बिटवीन द रॉड एंड द हॉरिजॉन्टल रॉड बिगिन टू स्लाइड ऑन द एज। मतलब थीटा एंगल पहुंचने तक ये रॉड स्लिपिंग नहीं कर रही है, मतलब ना इस वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। मतलब एक तरीके से आप इसको हिंज की तरह ट्रीट कर सकते हो। आप कहोगे क्या सर यहाँ पे हिंज कर रखा है? नहीं, हिंज नहीं कर रखा। यहाँ पे फ्रिक्शन और नॉर्मल मिला के इस वाले पॉइंट को मूव नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। If the coefficient of the friction between the rod and the surface is mu, x tan थीटा अगर 4 म्यू के बराबर है तो आपको वैल्यू ऑफ x बतानी है। तो ये कह रहे हैं कि जिस एंगल पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी उस एंगल का फ्रिक्शन कोफिशिएंट के साथ इन्होंने रिलेशन दे रखा है, आपको उस रिलेशन में x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बच्चों क्वेश्चन आप सब लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया होगा, इसमें तो कोई परेशानी किसी को होगी नहीं। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखो बच्चों, रॉड जो है ना पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी, ठीक है। इन्होंने बोला थीटा, थीटा किसके साथ है बच्चों? द एंगल थीटा बिटवीन द रॉड एंड द हॉरिजॉन्टल। जब रॉड ऐसे यहां पे इसके अबाउट रोटेट कर रही है ना, जब ये एंगल थीटा के बराबर हो जा रहा है, उस मोमेंट पे यहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है। मतलब इस थीटा पे यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो इसको नीचे स्लिप करने से रोक रहा होगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग। ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है फ्रिक्शन ऊपर की तरफ क्यों लगाया है मैंने? ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि ये नीचे की तरफ स्लिप करेगी ना, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर हो गई होगी यहाँ पे एन, क्योंकि हम स्लिपिंग जब स्टार्ट हो रही है ना उस मोमेंट पे बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन जो है म्यू इंटू एन के बराबर हो गया होगा। ठीक है, पहले बच्चों म्यू एन से छोटा फ्रिक्शन लग रहा होगा, जब ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर रही है ना, पहले म्यू एन से कम लग रहा होगा, लेकिन जिस मोमेंट में स्लिपिंग स्टार्ट हो रही होगी वहां पे उस मोमेंट पे तो फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग लग जाएगा। ओके, म्यू एन के बराबर लग गया होगा। इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, एम जी लग रहा होगा बच्चों नीचे की तरफ। आप कहोगे हाँ सर, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। अब सेंटर ऑफ मास थोड़ा घूमने के बाद इधर आ गया होगा ना, ऐसे आर्क में घूमेगा ना, एम जी लग रहा होगा। कोई और फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर? नहीं। एक काम करो बच्चों, जो एम जी है ना, अब ऐसे देखो तुम देख रहे हो नॉर्मल अलग डायरेक्शन में, म्यू एन अलग डायरेक्शन में, एम जी अलग डायरेक्शन में, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, ज्यादातर रॉड के केसेस में ना मैं रॉड के अलोंग सारे फोर्सेस के कंपोनेंट करता हूं, रॉड के परपेंडिकुलर करता हूं। इससे बेनिफिट हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है बच्चों। आपको पता है ना बच्चों, ये वाला एंगल थीटा के बराबर है, तो अगर मैं इधर बनाऊं तो ये वाली अगर लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, तो ये वाला एंगल थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर ये एंगल थीटा के बराबर आ जाएगा, तो ये एम जी साइन थीटा होगा और ये वाला जो होगा एम जी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? एम जी के कंपोनेंट कर लिए, सारे के सारे फोर्स ही हो गए। सेंटर ऑफ मास बच्चों हमारा यहाँ पे होगा। रॉड के पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे अल्फा से रोटेट कर रही होगी, ठीक है, और इस वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, तो अल्फा भी होगा इसके पास एक ना, इस तरीके से। अच्छा, इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई होगी बच्चों, ओमेगा भी तो आ गया होगा इसके पास, एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई होगी। अच्छा, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है ना बच्चों, वो कितना नीचे गया होगा? वो इतना नीचे गया है। ये तो मैं पता है बच्चों L/4 के बराबर है, तो ये हो जाएगा L/4 साइन थीटा के बराबर। ठीक है, L/4 साइन थीटा के बराबर सेंटर ऑफ मास नीचे चला गया। अब देखो बच्चों, मुझे अगर यहाँ पे फ्रिक्शन और इन सबकी वैल्यूज पता करनी है, एक मिनट ना, फ्रिक्शन वगैरह की वैल्यू पता करनी है, तो फोर्सेस की वैल्यू पता करने के लिए ना बच्चों हमें पता क्या करना पड़ता है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा क्या? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता लग गया तो बच्चों आप एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा सकते हो। ठीक है, हमें नॉर्मल वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तभी तो म्यू वगैरह के बीच में रिलेशन आएगा। बच्चों सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पे कर क्या रहा है? सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, L/4 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है।
तो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे, सेंट्रीपिटल होगा एक, तो आप बोलोगे हाँ सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का। एक बच्चों टेंजेंशियल आएगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा भी आ रहा होगा। अच्छा अल्फा आ क्यों रहा है, टॉर्क लग रहा है ना बच्चों इसकी वजह से, तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा होगा इसमें ना, तो ये दो एक्सेलरेशन भी आ रहे होंगे। आप बोलोगे सर टॉर्क किसका लग रहा है, तो अगर आप इस वाले पॉइंट के अबाउट बात करो, क्योंकि अभी तक तो ये रोटेट कर रहा है ना, ये एक तरीके से फिक्स पॉइंट की तरह काम कर रहा है, तो mg का टॉर्क आ रहा होगा ना, तो उसकी वजह से अल्फा आएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। तो मुझे ये पता लग गया कि एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अल्फा इंटू L/4 के बराबर, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का ओमेगा स्क्वायर इंटू L/4 के बराबर। टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दो एक्सेलरेशन आ रहे होंगे। बच्चों इस वाली डायरेक्शन में मैं क्या ये इक्वेशन लिख सकता हूं, म्यू इंटू एन माइनस का mg साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L डिवाइडेड बाई 4, ये वाली इक्वेशन लिख सकता हूं मैं। आप बोलोगे हाँ सर लिख दो। एक इक्वेशन बच्चों इधर लिख रहा हूं मैं, mg cos थीटा माइनस का नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू अल्फा इंटू L/4, ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास है ना। अल्फा और ओमेगा की वैल्यू अगर मेरे को पता लग जाए तो मैं इसमें से एक कुछ रिलेशन वगैरह म्यू वगैरह का मैं पता कर पाऊंगा। ठीक है, ओके। अब अल्फा और ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस वाले पॉइंट के अबाउट ये प्योर रोटेशन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास इसका नीचे आया है, कोई फ्रिक्शन रिएक्शन ने कोई एनर्जी का लॉस नहीं कराया, कहीं स्लिपिंग विलिपिंग नहीं हुई है। तो बच्चों मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी है वही काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी होगी बच्चों, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं मैं, तो मैं कहूंगा mg/L/4 साइन थीटा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी, और ये हाफ आई अबाउट दिस पॉइंट बच्चों ना, आई अबाउट दिस पॉइंट, आई अबाउट ए बोल देता हूं इस वाले पॉइंट को ना, ए आई अबाउट ए इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब बच्चों कोई एक जगह पे बॉडी हिंज हो रखी होती है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। बच्चों आई अबाउट ए लिखने के लिए ना मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देख रहे हो तुम इसमें सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट आपके रिवाइज होते जा रहे हैं। ये इक्वेशन सर्कुलर मोशन का फंडा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, ये सेंटर ऑफ मास से लिख पाए हम ये इक्वेशंस। आई अबाउट ए जो होगा ना, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस का m L/4 का स्क्वायर होगा बच्चों ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे ना, सेंटर ऑफ मास का आउट पता करके पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। सेंटर ऑफ मास का आउट mL²/12 आता है, प्लस का mL² डिवाइडेड बाई 16, तो 7 mL² डिवाइडेड बाई 48 आ जाएगा बच्चों ना हमारे पास, एक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो mgL डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 7 mL² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 48 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, 4 से बच्चों कट जाएगा 12 बार, तो यहां पे आ गया हमारे पास इस तरीके से ओमेगा स्क्वायर, एक L से L भी काट देंगे। ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर L/4 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, अगर मैं 4 अलग कर लूं यहां से, 3 दूनी 6, तो 6 mg साइन थीटा के बराबर आ जाएगी बच्चों ना, डिवाइड बाई 7, 6/7 mg साइन थीटा के बराबर आ जाएगी, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए। m ओमेगा स्क्वायर L/4 की वैल्यू चाहिए ना मेरे को, तो ये आ गई हमारे पास ना। इसको ले जाके मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो म्यू इंटू एन की वैल्यू जो आ जाएगी ना मेरे पास, ये mg साइन थीटा को उधर ले जाना बच्चों, इसके साथ ऐड कर देना, तो 13 mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 7 के बराबर आ जाएगा म्यू इंटू एन का वैल्यू। लो जी, म्यू इंटू एन का वैल्यू हमारे पास 13 mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई 7 के बराबर आ गया। ओके, अब इसका जो इस मूवमेंट में, अब मुझे क्या टेंजेंशियल इस वाली इक्वेशन को डील करना है, अल्फा क्या होगा, तो बच्चों इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा मैं, तो टॉर्क mg साइन थीटा का तो टॉर्क आएगा नहीं, mg cos थीटा का टॉर्क आएगा। तो जब मैं टॉर्क अबाउट a इज इक्वल टू लिखूंगा ना बच्चों, आई अबाउट a इंटू अल्फा, ये आ जाएगा, तो mg cos थीटा इंटू L/4, ये हो गया बच्चों टॉर्क mg cos थीटा का, दैट शुड बी इक्वल टू mL² डिवाइडेड बाई 48, 7 mL² डिवाइडेड बाई 48 इंटू अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा दिया बच्चों ना मैंने। मुझे यहाँ पे m अल्फा L/2 की वैल्यू चाहिए, L/4 की वैल्यू चाहिए, तो एक काम करूंगा, m अल्फा L/4 अलग कर लूंगा, 12 यहां से आएगा, पहले तो इसको काट लेते हैं ना, 12 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 3 mg cos थीटा डिवाइडेड बाई 7 बन जाएगा बच्चों ना ये हमारे पास, तो इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई 3 mg cos थीटा बाई 7 के बराबर।
इस इक्वेशन में बच्चों मैं नॉर्मल कैलकुलेट करूं, अगर मैं एन को अगर मैं उधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाके, तो ये mg 4 mg cos थीटा डिवाइडेड बाई 7 बन जाएगा नॉर्मल का वैल्यू। ठीक है, इस नॉर्मल की वैल्यू को बच्चों यहां पे लाके पुट कर देना, इस नॉर्मल की वैल्यू को यहां पे पुट कर देना, तो ये बनेगा म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाई 7 दैट शुड बी इक्वल टू 13 mg sin थीटा डिवाइड बाई 7, 7 से 7 कट जाएगा, mg से mg कट जाएगा, तो यहां पे मुझे म्यू इज इक्वल टू, एक मिनट ना 4 भी था, तो 4 म्यू इज इक्वल टू 13 tan थीटा आ जाएगा हमारे पास ना, 4 म्यू इज इक्वल टू 13 tan थीटा। इसको ना एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो 4 म्यू इज इक्वल टू 13 tan थीटा आ रहा है बच्चों ना हमारे पास, यही तो इस रिलेशन हमें पता करना था। 13 tan थीटा, एक मिनट, ये था ना बच्चों 13 tan थीटा इक्वल टू 4 म्यू, तो इसका जो आंसर बन जाएगा बच्चों वो हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, ये लो जी आंसर आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको दोबारा से समराइज कर देता हूं मैंने क्या क्या किया। बच्चों एक तरीके से जो पॉइंट है ना, जिसके अबाउट एज के अबाउट जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है, उसको मैंने एक तरीके से हिंज की तरह ट्रीट किया है। जिस मूवमेंट पे स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है ना, वो थीटा मैंने वो पकड़ लिया। मैंने कहा कि जब स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है लिमिटिंग हो गया होगा, तो मैंने वह नॉर्मल ड्रॉ किया जो रॉड के परपेंडिकुलर आएगा, और रॉड के अलोंग जो है फ्रिक्शन लिखा म्यू इंटू एन के बराबर। मैं म्यू इंटू एन फ्रिक्शन इसीलिए लिख पाया क्योंकि मुझे पता है यहीं से स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर लिमिटिंग लग रहा होगा। ठीक है, मैंने mg के कंपोनेंट कर लिए रॉड के अलोंग, मुझे ये पता है कि इस पर टॉर्क आ रहा है तो इससे एक अल्फा आ रहा होगा, क्योंकि सेंट्रोमास नीचे आया तो इसका एक ओमेगा भी आ गया होगा। ओमेगा और अल्फा निकालने के लिए मैंने टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाला फंडा लगाया ए वाले पॉइंट के अबाउट, और ओमेगा निकालने के लिए बच्चों मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया कि जो सेंट्रोमास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जितनी घटी है वो सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई होगी। इन दोनों से ओमेगा और अल्फा में रिलेशन आया। फिर मैंने वो सेंट्रोमास के एक्सेलरेशन बताते मेरे को, तो एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाया। एफ नेट जो एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं ना, वो सेंट्रोमास को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, तो दो डायरेक्शन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो इक्वेशंस लगाई। उन इक्वेशंस में ओमेगा स्क्वायर एल बाई 4 अल्फा एल बाई 4 इनकी वैल्यूज पुट करके नॉर्मल और म्यू एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नॉर्मल को फिर म्यू एन वाली टर्म में पुट करके मैंने, मेरे पास जो रिलेशन इन्होंने पूछा था वो आ गया। देखो इसमें कितना सब कुछ यूज हो गया ना, मैकेनिक्स के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत मतलब समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों हमेशा से, और अच्छे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे आपके पास। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।